ओके। हेलो गाइस, मैं ट्विंकल। मैं आप सबका मेरी चैनल नर्स स्टार में हार्टली वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे, अच्छे होगे। आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आवर स्लोगन इज़ ऑन द विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। और आज जो है हम एमसीक्यू सेशन 5 देखने को वाले हैं। और ये जो सेशन है वो ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। और अभी आने वाली हम बात करें एग्ज़ाम तो आरआरबी, नॉर्सेट और सीएससी सिविल के जो गुजरात गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसमें भी ये खास हेल्पफुल है। ठीक है। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो भी फ्रेंड्स लेक्चर्स को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको बोल सकते हैं कि इसकी रियलिटी में ज़रूरत हो, है ना। बिकॉज इज़ द क्वालिटी कंटेंट और वो भी फ्री ऑफ कोर्स है। ओके, ठीक है। जैसे ही कोई एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होती है हम क्रैश कोर्स भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में करेंगे। ओके, ठीक है। आई वॉन्ट कि जस्ट वी हैव मेकिंग ऑफ द बिग फैमिली विद द नॉलेजेबल फैमिली। ओके, क्लियर। और दूसरी बात कि सारे एमसीक्यूज़ के आंसर्स जो है वो वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन बने मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो लेट अस वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर विथ वन ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट्स। इट्स ऑन दैट कि मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है। बस हमें ज़रूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीज़ों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम पहचाने ही नहीं कि हमारे अंदर ऐसी तो कौन सी प्रतिभा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे हमारा जीवन बढ़ रहा है हम बढ़ेंगे और ऐसे एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हम अपनी लाइफ जितनी भी जीते हैं, ठीक है, अभी मान लो कि कोई 22 ईयर्स का होगा, कोई 26 होगा या जितने के भी है। अब जब यूँ सोचो कि मैं इतने साल का हुआ या हुई, तब तक मैंने क्या किया अपनी लाइफ में। और अगर ये सोच के आपको ये लग रहा है कि सच में मैंने बहुत अच्छा जिया है, ठीक है, सिर्फ अपने आप को भी सेटिस्फैक्शन फील होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो अभी से रेडी हो जाइए। 2025 स्टार्ट हुआ है, आज उसकी सेकेंड डेट ही हुई है। अभी ज़्यादा वक्त हमने नहीं गंवाया है ना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो। Catgut is banned in Europe and Japan. The reason for the ban is due to concern over the risk of developing. कैटगट नाम का फ्यूचर आता है जो यूरोप और जापान के अंदर क्या है भाई, बैन हो चुका है, बंद हो चुका है, वो यूज़ नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों यूज़ नहीं होता है, कौन सा रिस्क है वहाँ पे, क्या डेवलप करता है ये। कैंसर ड्यू टू कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, एंसेफेलोपैथी बीएसई, नेक्रोटिक लेसियंस या नन ऑफ द अबोव। तो हम बोल सकते हैं कि कैटगट जो है वो एक इंटेंस्टाइन ऑफ द एनिमल से हमको मिलता है। टिपिकली ये कैटल और सीप के इंटेंस्टाइन से बनता है। ठीक है, और इसी के लिए ड्यू टू दिस कंसर्न्स ओवर द रिस्क ऑफ बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी। अगर आपको पता हो कि हम ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़ते हैं और उसके अंदर अगर हम ऐसे एनिमल्स की जो इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्यूलोसिस से, हम उनका दूध पी ले विदाउट पास्चुराइज या विदाउट बॉयल किया हुआ, और उससे हमको जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उसको हम बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो कि ये जो कैटगट है वो किससे बनता है, एनिमल्स जैसे कि कैटल और सिप से। ठीक है, और उसकी वजह से हमको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी बीएसई होने के चांसेस रहते हैं। और इसी को मैड काउ डिजीज़ भी बोला जाता है। क्या, मैड काउ डिजीज़, पागल गाय का डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, इट हैज़ बीन बैंड इन यूरोप एंड जापान, इसी की वजह से ये बैन है। BSE इज़ अ प्रायोन डिजीज़, प्रायोन मतलब कि प्रोटीन से होने वाला डिजीज़।
दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एनिमल प्रोडक्ट्स, कि जो एनिमल प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होता है, लीडिंग टू न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यू इन द ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अंदर न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यू खड़े करता है, पैदा करता है. दिस कंसर्न इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर प्रोडक्ट्स दैट इन्वॉल्व एनिमल डिराइव्ड मटीरियल्स इन मेडिकल और सर्जिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, तो आई होप कि मेरे एक्सप्लेनेशन से आप सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका होगा, है ना. तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, BSE. चलो वेरी गुड. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि आइडेंटिफाई द इमेज. ये जो इमेज है वो किसकी है? ये लीनियर स्टेपलर है, पंच बायोप्सी है, बॉन मैरो निडल है या ट्रोकार है? तो ये दिखने वाली इमेज लीनियर स्टेपलर की है, ऑप्शन नंबर ए की है. ठीक है, IBK वाले क्वेश्चन मेनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे और एक इमेज, ब्लू कलर पाइपलाइन जो है इन OT इज़ यूज टू डिलीवर, वो OT में यूज़ होती है क्या देने के लिए? ऑक्सीजन देने के लिए, मेडिकल एयर देने के लिए, वैक्यूम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, या नाइट्रस ऑक्साइड के लिए? तो यहाँ पे तो आपको इमेज में भी शायद दिख रहा होगा कि ब्लू कलर की पाइपलाइन नाइट्रस ऑक्साइड के लिए है. ठीक है, ग्रीन कलर फॉर द ऑक्सीजन, येलो कलर फॉर द मेडिकल एयर, एंड जो वाइट कलर है वो वैक्यूम प्रेशर के लिए होता है. ये सारी सेंट्रल लाइन होती है. ठीक है, क्लियर. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ब्लू कलर की पाइपलाइंस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए है. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच IV फ्लूइड यू विल गिव विथ पैक्ड RBC. पैक्ड RBC के साथ आप कौन सा IV फ्लूइड जो है वो दे सकते हैं? 3% NaCl जो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, 5% डेक्सट्रोज, RL या नॉर्मल सलाइन. ठीक है, RL एंड नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक है. ओके, RBC के पैक्ड RBC PRBC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो जब भी हम PRBC इन्फ्यूज़ करते हैं IV से, द अप्रोप्रिएट IV फ्लूइड टू गिव अलॉन्ग साइड इट इज़ नॉर्मल सलाइन. ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है हम तुरंत इसको बंद नहीं कर देते हैं, पर ये ख़त्म होने के बाद हम नॉर्मल सलाइन चालू करते हैं. नॉर्मल सलाइन को 0.9% सोडियम क्लोराइड या 0.9% NH से भी जाना जाता है. इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड IV फ्लूइड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि PRBC के दौरान ही सिर्फ और सिर्फ हम 0.9% NS का यूज़ करें, पर कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स के ख़त्म होने के बाद हम 0.9% NS का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बराबर क्यों? बिकॉज आइसोटोनिक एंड compatible with the PRBCs, ensuring the stability and integrity of the red blood cells during administration. Normal saline helps maintain the osmotic balance and electrolyte composition of the blood. ठीक है, NS क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है और इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ ब्लड को भी मेंटेन रखता है. मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस मतलब कि RBC के टूटने के जो रिस्क है उसको भी बहुत ही कम करता है. और अदर एडवर्स रिएक्शंस. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ the appropriate IV fluid as prescribed and follow proper blood transfusion protocols. ठीक है, तो आई होप कि आपको सबको सही आंसर पता चल गया होगा. ठीक है, कि IV फ्लूइड कौन सा स्टार्ट रखना है PRBC के साथ या कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो है क्या? नॉर्मल सलाइन. क्योंकि वो क्या करता है, तो वो जो है वो कोई भी एडवर्स इफेक्ट जल्दी से नहीं आने देता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड को बनाए रखता है, हीमोलाइसिस नहीं होने देता है. ठीक है, इसकी वजह से होता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वो हियर. मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ. और आप प्लीज़ मेंटेन करना ये स्ट्रेटेजी को लिखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्लोजली मॉनिटर्ड इन डिगॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम डिगॉक्सिन देते हैं तो कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम उसको चेक करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम या फॉस्फेट। तो डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर जो है वो ऐसी मेडिकेशन है कि जिसको पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग बोला जाता है, कॉमनली यूज्ड होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर एंड सर्टेन कार्डियक अरेथमियाज के अंदर। इट exerts its the therapeutic effects by inhibiting sodium potassium ATPase pump in cardiac cells, which increases intracellular calcium levels and enhances cardiac contractility. However, digoxin can also lead to an increased risk of cardiac toxicity. digoxin देने से पहले खास हार्ट रेट चेक किए जाते हैं. इफ इट इज़ लो वी कैन नॉट प्रोवाइड द डिगॉक्सिन. ओके. और दूसरी बात कि डिगॉक्सिन में चेक किया जाता है खास करके पोटाशियम का लेवल, और इसी के लिए पोटासियम का इम्बैलेंसेस होना, बढ़ना, कम होना, वो सीधा ईसीजी पे, हार्ट की रिदम पे अफेक्ट करता है. ठीक है. दूसरी बात करें तो इसीलिए बोला जाता है कि डिगॉक्सिन कैन ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक टॉक्सिसिटी, पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ लो पोटाशियम लेवल्स. पोटाशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है. जब ये 3.5 से कम मतलब कि हाइपोकैलेमिया हो जाए तो इसको जो है वो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी बोला जाता है, और उस दौरान बिल्कुल भी डिगॉक्सिन नहीं देते हैं. Therefore, it is essential to closely monitor potassium levels during digoxin therapy to maintain a proper balance and minimize the risk of adverse effects due to the potassium toxicity. I hope you have understood very well and your answer is come into the comment box. Our answer is of that. Option number C is correct. The potassium level is closely monitored when we have given to the patient the drug of digoxin. We have moved for the further question and it is on the after thyroidectomy. ओके. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि थायराइड ग्लैंड एक्चुअली लोकेटेड कहाँ होती है. तो मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड में कि ये लोकेटेड होती है कहाँ पे, नेक के अंदर, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड. अभी कंप्लेन क्या है देखो कि आफ्टर थायरोइडेक्टोमी मतलब कि रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड. जब भी हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं ऑब्वियसली उसके साथ पैराथायरॉइड भी रिमूव हो जाएगा. द पेशेंट कंप्लेन्स फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस कि उसकी वॉइस बहुत ही भारी हो चुकी है. दैट अकर्स ड्यू टू इंजरी इन. तो जब आपने थायरोइडेक्टोमी किया आपने ऐसी तो कौन सी नर्व को डैमेज किया कि आपका जो वॉइस है वो हॉर्सनेस हो गया है, पेशेंट का जो वॉइस है वो हॉर्सनेस हो गया है. Injury in the superior laryngeal nerve, injury in the anterior laryngeal nerve, damage to recurrent laryngeal nerve या injury in inferior laryngeal nerve. ठीक है. ओके. तो देखो गाइस, हम सबको पता है कि laryngeal nerve का डैमेज होने की वजह से ये होता है, और ये मोस्ट कॉमन चांसेस भी है कि थायरोइडेक्टोमी के दौरान laryngeal nerve को डैमेज हो. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमको सिर्फ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में लैरिंजियल नर्व नहीं दिया है, सुपीरियर, एंटीरियर, रिकरेंट एंड इंफीरियर भी दिया है. तो अब हमारे लिए ये एडवांस क्वेश्चन हो गया. तो हम इसको और अच्छे से देखें कि वोकल कॉर्ड की मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो मसल्स हैं वहाँ से निकलने वाली हमारी जो नर्व होती है इट्स नोन एज द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और ये रन्स क्लोज टू द थायराइड ग्लैंड, और इसी की वजह से वो क्लोज होने की वजह से थायरोइडेक्टोमी की सर्जरी के दौरान इसमें डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. और ये अगर डैमेज हो गई रिकरेंट लैरिंजियल नर्व तो हमारा जो वॉइस है वो हॉर्सनेस वाला आएगा. ठीक है. तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, डैमेज इन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. आई होप कि एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना आपको काफ़ी ईजी हो रहा होगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशेंट नीड्स अ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बराबर, मतलब कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न
अगेन एंड अगेन उसको कोई ना कोई ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बार बार करना पड़ रहा है, तो विच IV फ्लो कैथेटर यूज्ड, तो इसके लिए हम कौन सा IV कैथेटर को यूज़ करेंगे, 22 नंबर का, 24 नंबर का, 26 नंबर का या 18 नंबर का। IV फ्लूइड के लिए आपको अगर पता हो कि हम जितना लो गोज यूज़ करते हैं उतना उसका जो बोर है वो वाइड होता है, और BT ट्रांसफ्यूज़न के लिए हमको वाइड बोर निडल चाहिए, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे क्लॉट ना हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न refers to the urgent and rapid transfusion of a large volume of blood products to a patient, typically in response to severe bleeding। अगर पेशेंट को हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है कि जिसके अंदर पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, and this typically defined as the transfusion of 10 units of RBC within a 24 hours। 10 यूनिट RBC 24 घंटों में देना है। Adequate venous access, यूजुअली लार्ज बोर कैन्यूलास, मतलब कि 18 गोज विल बी एस्टेब्लिश टू अलाउ फॉर रैपिड ट्रांसफ्यूज़न। क्यों यूज़ करते हैं 18 गोज की, बिकॉज इट्स हैज़ ए लार्ज बोर कैन्यूलास, और इसकी वजह से हम रैपिड ट्रांसफ्यूज़न दे सकते हैं। इन सम केसेस अ सेंट्रल वाइनस कैथेटर और इंट्राओसियस, मतलब कि जॉइंट के अंदर डालना, एसेस में बी यूज्ड। द ब्लड प्रोडक्ट्स विल बी ट्रांसफ्यूज्ड यूजिंग a rapid infusion device और प्रेशर पैक टू अचीव द डिज़ायर्ड ट्रांसफ्यूज़न रेट। तो क्या आंसर सही रहने वाला है हमारा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम कौन से नंबर का IV फ्लो कैथेटर यूज़ करते हैं, 18 नंबर का। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि विच टाइप्स ऑफ स्टूल इज सीन इन गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। जब गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होती है तो कौन से कलर का स्टूल देखने को मिलेगा, टेरी कलर, ब्राइट रेड कलर, कॉफ़ी ग्राउंड कलर, बिलियस कलर स्टूल। तो देखो, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बोला जाता है कि ब्लड जो है वो स्टूल के साथ आना, स्टम को पहले तो बोलते हैं क्या, मैलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलेना। ठीक है, अगर आपको पता हो कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में भी अपर गैस्ट्रिक और लोअर GI होता है। ठीक है, अगर अपर GI में से ब्लीडिंग होता है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक मतलब अपर में से ब्लीडिंग होते होते वो जब तक नीचे आता है वो थोड़ा क्लॉटिंग्स लाइक होगा, इसकी वजह से वो कॉफ़ी लाइक, ठीक है, कॉफ़ी मतलब प्रॉपर कॉफ़ी नहीं पर टैरी कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, टैरी स्टूल्स और मैलेना is often used to describe the appearance of stool in cases of upper gastrointestinal bleeding। अगर आपको बोला होता प्रॉपर कि लोअर GI में से ब्लीडिंग हो रहा है तो वो फ्रेश ब्लड होता कि जिसको हम मैलेन को चीजिया बोलते हैं, है ना, सच एज ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक और डिओडिनम। अपर की बात हो रही है कि स्टमक और डिओडिनम से ब्लीडिंग होना। द स्टूल में अपीयर ब्लैक एंड टैरी with the characteristics of the foul odor। Melena occurs when the blood in the upper gastrointestinal tract is exposed to the digestive enzymes and acids। ये क्यों ब्लैक कलर का हो जाता है, तो क्योंकि ये जो ब्लड है वो अपर गैस्ट्रिक से लेके डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी एक्सपोज होता है, वो एसिड से भी एक्सपोज होता है और ट्रैवल्स थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस कॉजेज द ब्लड टू ब्रेक डाउन एंड टर्न ब्लैक। वो ब्लड से इतना ब्रेक डाउन होता है कि ब्लैक कलर में चेंज होता है। द प्रेजेंस ऑफ मलेना इज अ सीरियस सिम्टम एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो क्या आंसर हमारा करेक्ट रहेगा गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में, टेरी कलर स्टूल, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मास्क हैज़ अ हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द पेशेंट। वेंचुरी मास्क में हम याद रख सकते हैं कलर कोडिंग के थ्रू। यहाँ पे आपको पूछा है कि वेंचुरी मास्क में कितना हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, एवरेज 24 to 60, 40 to 60, 12 to 40 या 60 to 85। तो मैंने जैसे बोला कि इसका फ्लो रेट वेरियस विद द कलर होता है। वेंचुरी मास्क ऑफनली यूज्ड होता है COPD वाले पेशेंट के लिए। वाह, इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू ओवर ऑक्सीजनेट द पेशेंट, क्योंकि हमने एवरस्टार MCQ 4 सेशन में पढ़ा था
कि सीओपीडी वाले पेशेंट को जो है हम एकदम लो रेट से ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं 1 to 2 लीटर पर मिनट, है ना। तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू कलर का इसमें अगर जो वेंचुरी मास्क यूज़ हो तो वो 2 to 4 लीटर पर मिनट और 24% ऑक्सीजन देता है। वाइट 4 to 6 लीटर पर मिनट 28% ऑक्सीजन देता है। येलो कलर 8 to 10 लीटर पर मिनट 35% ऑक्सीजन देता है। रेड 10 to 12 लीटर पर मिनट 14% ऑक्सीजन देता है। एंड ग्रीन 12 to 15 लीटर पर मिनट 16% ऑक्सीजन देता है। हमने कई बार ये पढ़ा है कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस 30 to 60 ग्राम का होता है। अगर एवरेज पूछे तो हम 60 ग्राम तक जाते हैं, राइट। ऐसे ही अगर वेंचुरेशन मास्क में हाई रेट ऑक्सीजन पूछे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 40 से 60%, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर, है ना। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पेल्विक फ्लोर मसल्स। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पेल्विक फ्लोर मसल्स को सजेस्ट करता है। इलियोकोकीजिया, प्यूबोकोकीजियस, इस्चियोकोकीजियस या ऑल ऑफ दी अबोव। हाँ, तो बोला जाता है कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स बनाने के लिए जो है वो लेवटर एनाई और इस्चियोकोकीजियस, मतलब कि जिसको बोला जाता है प्यूबोकोकीजियस का बराबर पार्ट, है ना, वो होता है। लेवटर एनाई का मतलब कि द लेवटर एनाई कंपोज द बल्क ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। लेवटर एनाई का मतलब बल्क ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स मिलके बनता है and consist of 3 separate muscles components, pubococcygis, puborectalis and iliococcygis, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें से कौन सा आंसर आ रहा है आपके पास, pubococcygis। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और द लेवेटर एनाई रैप्स अराउंड द एंटायरली ऑफ पेल्विस, पूरे पेल्विस को ये लेवेटर एनाई के मसल्स जो 3 हैं, ठीक है, वो एकदम जो है वो कवर करके रखते हैं, जैसे कि प्यूबोकोकीजियस, प्यूबोरेक्टारिस एंड इलियोकोकीजियस। कोकीजियस क्या है, कोकीजियस को हम इस्चियोकोकीजियस बोलते हैं। मसल्स इज द स्मॉलर मसल कंपोनेंट इन द पेल्विक फ्लोर मसल्स लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द पेल्विस। जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स है पेल्विक फ्लोर का और वो बैक ऑफ द पेल्विस में लोकेटेड होता है। फर्दर मूव करें, क्या है देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड क्या सही है, 1 person in 1000 पॉपुलेशन रेशियो, 1000 में से 1 को होता है। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड इन एज ऑफ 25 to 35 ईयर पर्सन, 25 से 35 साल वालों को जो ज़्यादा देखने को मिलता है। बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वल अफेक्टेड, दोनों को इक्वली अफेक्टेड करता है मेल एंड फीमेल को। कैटाटोनिक टाइप स्किज़ोफ्रेनिया हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे सही बात ये है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका ऑनसेट 10 से लेके मिड 30 तक ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर मेल्स द पीक एज ऑफ ऑनसेट फॉर द फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड इज इन द अर्ली टू मिड 20 एंड फॉर फीमेल इट इज़ इन द लेट 20, बराबर। मेल में भी होता है तो अर्ली 20, फीमेल में लेट 20। प्रिवेलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया is about the same in man and woman. The onset of schizophrenia is later in woman than in man, and the clinical manifestation are less severe. This may be because of the anti-dopaminergic influence of the estrogen. ठीक है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, जब तक वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स उसका आता है तब तक एस्ट्रोजन और सारे हार्मोन एकदम क्लियर होते हैं। धीरे धीरे वो मेनोपॉज की ओर बढ़ती है, एस्ट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, इसलिए इसमें लेट देखने को मिलता है और मेल को अर्ली देखने को मिलता है, बराबर। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है एज 25 to 35 ईयर के पर्सन में, ठीक है, क्लियर है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, है ना, क्योंकि मेल एंड फीमेल को इक्वली अफेक्टेड नहीं करता, मेल को अर्ली तो फीमेल को लेट अफेक्ट करता है। वेरी गुड। Next question, a patient's blood pressure is 160 by 80 mm of Hg, normal blood pressure,
120/80 mm ऑफ Hg होता है और ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमैनोमीटर की मदद से मापा जाता है। यहाँ पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/80 mm ऑफ Hg है। देन व्हाट इज द पल्स प्रेशर ऑफ द पेशेंट? अगर आपको पता हो तो हमने आगे के सेशन में बराबर ये पढ़ा था कि व्हाट इज द पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिफरेंस निकालना या फिर माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 160 में से 80 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 80 mm ऑफ Hg, और वो कहाँ पे है, सी में, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो वेरी गुड। तो ये सब के लिए हमको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, और आई होप कि आपको आते होंगे। चलो, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? बाकरा डैम, तैरी डैम, हीराकुंड डैम या कालानाई डैम? तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया है तैरी डैम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफिलामेंट स्यूचर? तो मोनोफिलामेंट स्यूचर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? सिल्क, डायोक्सानॉन, पॉलीग्लाइकेटिन या विक्राइल? तो बोला जाए तो हम देखें, सिल्क जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल बराबर और मल्टी फिलामेंट नेचुरल सिल्क है, सर्जिकल स्यूचर, और वो नेचुरल सिल्क फाइबर से बनता है। ये तो मल्टी फिलामेंट है, तो हमारा आंसर सिल्क तो नहीं होगा। पॉलीग्लिक्टाइन की बात करें तो उसका नाम जो है, ब्रांड नेम, वो विक्राइल है बराबर। तो विक्राइल और पॉलीग्लिक्टाइन एक ही के साथ देखेंगे, देखो कि वो सिंथेटिक है, एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स है, सर्जिकली प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, composed of a copolymer of glycolide and lactide and is available in both braided and monofilament versions। ठीक है, पर दोनों में अवेलेबल होता है। पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पॉलीडायक्सॉन की, तो वो सिर्फ मोनोफिलामेंट स्यूचर्स है और टाइप ऑफ अ सर्जिकल स्यूचर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल। जैसे कि ये पॉलीग्लाइक्टिन और विक्राइल दोनों एक है और उसमें बोथ ब्रेडेड यूज़ होता है। ऐसे ही पोली डायक्सॉन में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल यूज़ होता है, यूजुअली मेड अप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर सच एज नायलॉन और पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीडायक्सॉन PDO is a thin synthetic absorbable monofilament suture that is commonly used in surgical procedures. It is made from polymer of the cyclic ether monomer called the p-dioxane। ठीक है, p-dioxane, पॉलीडायक्सॉन, PDO। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मोनोफिलामेंट वाला पॉलीडायक्सॉन, ऑप्शन नंबर बी इज करें, क्योंकि सिल्क तो नेचुरली नॉन एब्जॉर्बेबल और कैसा मल्टी फिलामेंट था। पॉलीग्लाइकेटिन का एक टाइप था विक्राइल, वो जो है वो मोनोफिलामेंट तो था, बट मोनोफिलामेंट उसका वर्जन था, वो ब्रेडेड था। कैसा था? ब्रेडेड था। ठीक है, इसके लिए पॉलीडायक्सॉन जो है वो मोनोफिलामेंट के साथ सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अ पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप। एक पेशेंट है जो सो नहीं पाता है। ऑन ड्यूटी नर्स व्हाट विल सजेस्ट टू डू हिम? जो नर्स अभी ऑन ड्यूटी पे है वो उसको बताता है कि सिस्टर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वो उसको क्या सजेस्ट करेगी? डू लेस एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम। आप डे टाइम में ना थोड़ी कम से कम एक्सरसाइज किया कीजिए। गिव कैफीन एंड कॉफ़ी बिफोर स्लीप। हम उसको सोने से पहले कैफीन या कॉफ़ी वाले प्रोडक्ट्स देंगे। एडवाइस द एक्सरसाइज बिफोर 2 आवर ऑफ स्लीप। हम बोलेंगे कि सोने से 2 घंटे पहले आप एक्सरसाइज कीजिए। या लिसनिंग द स्लो म्यूज़िक, या आप स्लो म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको पता हो और अगर आपने साइकेट्रिक नर्सिंग के लेक्चर्स देखे हो तो उसमें मैंने स्लीप डिसऑर्डर के अंदर स्लीप हाइजीन साइकिल डाली है। ठीक है, उसमें मैंने सब बताया हुआ है ना। तो 2 घंटे पहले एक्सरसाइज करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो वो हमको नहीं करवाना है। बिल्कुल भी कोई भी कैफेनेटेड फूड उसको नहीं देना है, क्योंकि उससे भी उसकी नींद उड़ जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। और दिन में अगर वो कम से कम एक्टिविटी करेगा तो वो थकेगा ही नहीं, तो भी वो उसको नींद नहीं आएगी। इसके लिए उसको अभी रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए
बोलना है कि आप धीरे धीरे से एकदम धीरे रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनिए, ठीक है। लिसनिंग दिस स्लो म्यूजिक इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि पूरा रूम जो है वो क्या कर देते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, माइनर डिम लाइट चालू रखते हैं, कि जिसकी मदद से भी हमारा ब्रेन का जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है मेलाटोनिन सीक्रेट होता है और हमको नींद आ जाती है। जिसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग टू दिस स्लो म्यूजिक। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट लीडिंग कोज ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन्फेक्शन इन वर्ल्ड वाइड। 5 साल के बच्चों को वर्ल्ड वाइड कौन सा इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, डायरिया, न्यूमोनिया, बर्थ एस्पैक्सिया या जिसको बोले हम यूआरटीआई। तो इस बच्चों में चांसेस होते हैं न्यूमोनिया होने के, कौन से, न्यूमोनिया होने के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। चलो, पेशेंट इज हैविंग इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा हैज स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है। पेशेंट को इडियोपैथी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा हो रहे थे और उसका स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेन को कट करके निकाल दिया। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर दिस पेशेंट। तो इसके लिए हम पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा इंटरवेंशन करेंगे, वेंटिलेशन पे डालेंगे पेशेंट को, स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी की वैक्सीनेशन करेंगे, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस देखेंगे, या उसके लिए हम यूरिन आउटपुट की चेक करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी की वैक्सीनेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी की वैक्सीनेशन लगाते हैं, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डॉक्टर ऑर्डर टू चेंज द ड्रेसिंग विच इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट का ड्रेसिंग चेंज करना है, तो सबसे प्रायोरिटी में नर्स जो है वो क्या देखेंगी, वियर द ग्लव्स, रिमूव द ड्रेसिंग एंड क्लीन, हैंड वॉशिंग, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑन द वुंड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो प्रायोरिटी है, हैंड वॉशिंग, जिससे क्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन ना हो। तो क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड थ्रू द पेरिफेरल कैन्यूला, सोज रेडनेस, और वहाँ पे जहाँ पे आईवी फ्लूइड या आईवी लाइन लगाई हुई है वहाँ पे रेडनेस, कूल, एडिमा एंड डिक्रीज फ्लो रेट हो गया है। तो क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन, फ्लेबाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन या हाइपरसेंसिटिविटी। जब भी क्वेश्चन में कूल देखने को मिले, बराबर, और स्लो रेडनेस देखने को मिले, कूल मेन है, कूल देखने को मिले, मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन, लीकेज ऑफ द आईवी फ्लूइड हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता कि जहाँ पे आईवी साइट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, वार्मथ, पेन और रेडनेस देखने को मिल रहा है, नॉट कूलनेस और स्वेलिंग, तो वहाँ पे हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब कि फ्लेबाइटिस हो गया है। यहाँ पे कूल बोला है, इसके लिए हमारा आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, यस, इनफिल्ट्रेशन हो गया है। जो भी फ्लूइड देगी वो बाहर आएगा वहाँ से, एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ द फ्लूइड बोलते हैं उसको, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो है ईचिंग, हाइव्स एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस के जैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, और कौन सी जो मेन एक वर्ड है उससे ढूंढा, कूल से, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर वार्म होता तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो, अ 45 ईयर फीमेल क्लाइंट विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, और साथ में मैं बोल दूँ कि हेल्पलेसनेस, एंड नॉट इन्वॉल्व इन हर फैमिली एक्टिविटीज़, और वो अपनी कोई भी फैमिली एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं होती है, एंड सी इज़ नॉट ईटिंग फूड, खाना भी नहीं खाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सीट इन द रूम्स कॉर्नर इन अ डिग्री ऑफ, बराबर, और मोस्ट ऑफ जो है वो रूम के एक कोने में जाके बैठी रहती है, बराबर। तो उसको क्या है, मॉडरेट डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है,
माइल्ड डिप्रेशन है या नो डिप्रेशन है, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट डिप्रेशन। ठीक है, मॉडरेट डिप्रेशन, क्योंकि बैठी रहती है ना, खाना नहीं खाती, लोगों से बात नहीं करती, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस फील करती है। बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और डिप्रेशन के 3 क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। डिप्रेशन जब पेशेंट को होता है, पेशेंट बार बार सुसाइडल टेंडेंसी परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को पकड़ के ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 7-year-old child is brought to the emergency room at the midnight। एक 7 साल का बच्चा है, उसको हम इमरजेंसी, ER मतलब कि इमरजेंसी रूम, उसमें आधी रात को लाए बाय हिज मदर आफ्टर सिम्टम्स अपीयर्ड एब्रप्टली, क्योंकि उसकी मदर ने उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे। द नर्सेस इनिशियली असेसमेंट्स रिवील्स अ टेम्परेचर ऑफ 104 नॉट 5 डिग्री फ़ारेनहीट। जब नर्स ने इसका टेम्परेचर देखा तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मल 97.8 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, जबकि यहाँ पे हाइपरथर्मिया दिखा रहा है 104 नॉट 5 डिग्री फ़ारेनहीट, 40.3 डिग्री सेल्सियस। डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग, वो कुछ भी स्वालो नहीं कर पा रहा है, उसको ड्रूलिंग हो रहा है, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ एंड एजिटेशन। दिस सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये सारे सिम्टम्स क्या सजेस्ट करते हैं? एक्यूट ट्रेकियाइटिस, एक्यूट स्पाज्मोडिक ग्रुप, एक्यूट एपिग्लोटिस या एक्यूट लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये जो भी सिम्टम्स है कि जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिला, वो इजीली स्वालोइंग नहीं कर पा रहा है, ड्रूलिंग कर रहा है, और उसको कफ नहीं आ रहे हैं, और एजिटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है इज इंडिकेटिव ऑफ द एपिग्लोटिस, जो एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। द चाइल्ड शुड बी इमीडिएटली इवैल्यूएटेड बाय अ फिजिशियन एंड इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट should be initiated if necessary. Other measures that can be taken include administering oxygen, administering antibiotics if indicated, and maintaining hydration. Treatment for acute epiglottitis is aimed at maintaining the airway, ensuring adequate oxygenation, and preventing complications such as sepsis, मतलब कि इन्फेक्शन होने के रिस्क को कम करना। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के। एपिग्लोटिस जो हमारी बॉडी का ट्रैफिक पोलिस हम बोलते हैं, है ना, जो ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में होता है। ओके, ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट है विच फूड इंक्रीजेज आयरन एब्सॉर्प्शन एक्सेप्ट। इसमें से ऐसे 3 फूड हैं जो आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, एक ऐसा है जो कम कर देता है। बोला जाता है कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी वाले फूड लेने चाहिए, यस, और जो है इसको खाने के पहले ले ले तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो क्या नहीं लेंगे? कर्ड, साइट्रस फ्रूट, स्प्राउट्स या आंवला। ठीक है, मैंने बोला विटामिन सी तो देना चाहिए। ठीक है, तो साइट्रस फ्रूट तो खट्टे हैं, इसमें तो विटामिन सी होता है। आंवला भी दे सकते हैं, रिचेज सोर्स है। स्प्राउट्स भी दे सकते हैं, पर कर्ड मिल्क वाली प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो कर्ड इसमें नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अ मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। इसमें से कौन सी वैक्सीन मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है? MMR, DPT, हेपेटाइटिस बी या TT। तो अगर हम फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें तो क्या आएगा? ILR पढ़ा ना आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सोचो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन आती होगी। ठीक है, MMR आएगी, DPT आएगी, कौन सी आएगी? अगर हम बात करें कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, तो मोस्ट सेंसिटिव हीट सेंसिटिव की बात करें तो OPV, मेजल्स, DTP, येलो फीवर, BCG, हिब, DT, TD, TT और हेपेटाइटिस बी। अगर इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा घुमा दें
तो वो आ जाएगी सेंसिटिव टू कोल्ड। मतलब कि सबसे लास्ट में हीट सेंसिटिव के लेस सेंसिटिविटी दिखा रही थी हेपेटाइटिस बी, वो सेंसिटिव होगी, मोस्ट सेंसिटिव होगी कोल्ड की, हेपेटाइटिस बी। और यहाँ पे यही पूछा है ना, मोस्ट फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन। क्या बोला मैंने? हेपेटाइटिस बी, हीप में लिक्विड, DTP, DT, TD और TT। ठीक है, सिर्फ एक ही टेबल याद रखना है, हीट सेंसिटिव वाला मोस्ट सेंसिटिव। जैसे ही लेस सेंसिटिव में हम पहुँचते हैं, उस टेबल को उल्टा घुमा दो, उल्टा घुमा दिया तो सेंसिटिव टू कोल्ड बन गया। एकदम ईजी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी इज द मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, मोस्ट सेंसिटिव कोल्ड वैक्सीन। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि दिखाई हुई जो प्लेट है, shows in below image which is commonly used for creation of large skin incision, और इसको बार्ट पार्कर हैंडल BP हैंडल के अंदर लगाया जाता है, सच एज एन लेपेरोटॉमी प्रोसीजर, मतलब कि पूरा चीर फाड़ वाली प्रोसीजर। ठीक है, और अगर हम बात करें लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर तो उसमें ट्रोकार का यूज़ होता है और इसमें वन होल सर्जरी की जाती है लेप्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, तो ये लेप्रोटॉमी में यूज़ होने वाली ब्लेड है। ये कौन से नंबर की प्लेट है? हाँ, कौन से नंबर की है? सेफ ध्यान में रखना प्लीज़, कई बार पूछी जाती है। 22, 21, 12 की 32, तो ये 22 नंबर की प्लेट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो जब भी हम आँखों के रिलेटेड की बात करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। ठीक है, तो अब आंसर ए इज़ करेक्ट है ना। और विटामिन ए की हम बात करें तो वैक्सीनेशन शेड्यूल में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत ये दी जाती है। 9 मंथ्स पे देने की शुरुआत करते हैं और तब हम सिर्फ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। 9 मंथ्स के बाद दिए जाने वाले सारे डोजेस 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कोज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी? रिकेट्स इज बॉर्न की डिजीज़ है, और अगर हमको पता हो कि हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जवाबदार होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी, तो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी, जिसको कॉलीकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कॉलीकैल्सीफेरॉल है ना। चलो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू असेस द पल्स इन अ न्यूबॉर्न? बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर जो है, न्यूबॉर्न कितने दिन तक को बोल सकते हैं न्यूबॉर्न? हाँ, न्यूबॉर्न बेबी है 7 डेज तक को बोल सकते हैं। न्योनेट बोला होता तो 7 to 28 डेज बोल सकते थे। अभी तो न्यू बॉर्न है ना। देखो, उसमें अगर हमको पल्स लेने हैं तो कौन सी मेथड को यूज़ करेंगे? असेसिंग द एपाइकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप, असेसिंग द ब्रेकियल पल्स फॉर फुल 1 मिनट, असेसिंग द रेडियल पल्स फॉर 15 सेकेंड दैन मल्टीप्लाई बाई 4, बराबर 15 सेकेंड तक रेडियल पल्स लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या असेसिंग द रेडियल पल्स फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो हम कौन सा असेस करते हैं इसके अंदर, बेबी के अंदर? फुल 1 मिनट स्टेथोस्कोप की मदद से एपिकल पल्स लेंगे। ठीक है, कौन से लेंगे? एपिकल पल्स लेंगे। क्या आएगा? आंसर नंबर ए इज करेक्ट, असेसिंग द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट बाय द यूजिंग ऑफ स्टेथोस्कोप। चलो नाइस। नेक्स्ट देखो, इफ एंटीजी मतलब क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। एंटीजी मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन गिवन टू अ क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड फॉर हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक होने की संभावना थी, उसको हमने एंटीजी ड्रग दी। द एंटीजी इज वर्किंग इन बेस्ट वे इफ पेशेंट, बराबर एंटीजी अच्छे से अच्छा काम करेगी इफ पेशेंट को क्या होगा? फील बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग, मेडिसिन गिवन इन डार्क रूम, फील माउथ इचिंग या फील ब्लर्ड विजन। तो हम जब एंटीजी को देते हैं सबलिंगुअल देते हैं, इसको किससे देते हैं? सबलिंगुअल देते हैं ना, अंडर दी टंग रखी जाती है। और
एंटीजी जो है एक वाजोडाइलेटर है, यूज टू ट्रीट द चेस्ट पेन और एंजाइना पेक्टोरिस व्हेन गिवन टू अ पेशेंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक। ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसको हार्ट अटैक आने की संभावना हो। द एम इज टू रिलीव द चेस्ट पेन, इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट, बिकॉज वाजोडाइलेटर है तो ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द हार्ट मसल्स। द बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग is a common side effect of anti-G and indicates that the medication is working। हमको कैसे पता चलेगा कि एंटी-जी ने काम करना स्टार्ट कर दिया? तो जब हम एंटी-जी देते हैं, टंग के नीचे दे रखते हैं, तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आना स्टार्ट होता है और हमको पता चलता है कि एंटी-जी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। The medication is absorbed through the mucous membrane under the tongue, and the sensation is a sign that the medication is being absorbed and is dilating the blood vessels around the heart। ठीक है, ये एब्जॉर्ब्ड होना चालू हो गई है और इसने हार्ट की ब्लड वेसल्स को डायलेट करना भी चालू कर दिया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इफ द चेस्ट पेन परसिस्ट और वर्सन डिस्पाइट टेकिंग द एंटी-जी, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन शुड बी सर्व्ड। ठीक है, तो क्या आंसर सही रहेगा? फील बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग, एंटी-जी को अंडर द टंग देते हैं। ठीक है, पैक्ट एंजाइना पेक्टोरिस, और हम बोल सके कि चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं, और इसके वाजोडाइलेटर इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग ट्रेडमिल टेस्ट विच चेंज इन द ईसीजी ग्राफ मे बी ऑब्जर्व्ड। ट्रेडमिल मतलब कि पेशेंट को वो नहीं आता है, वो जिम में जाते हैं और उस पर दौड़ते हैं, वो वाला टेस्ट करें तो ईसीजी ग्राफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होगा, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होगा, प्रेजेंस ऑफ क्यू वेव या हाइपर एक्यूट टी वेव। तो ट्रेडमिल टेस्ट के दौरान ईसीजी जो ग्राफ है उसको एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट को एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। नॉन इन्वाजिव डायग्नोस्टिक टूल है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी ना कोई चीर फाड़ की जाती है उसमें तो सिर्फ आपको एक्सरसाइज करवाता है, तो कहाँ पे यहाँ पे कोई इन्वाजन लगाना पड़ा? ठीक है, तो ये नॉन इन्वाजिव डायग्नोस्टिक टूल है, यूज टू इवेलुएट द हार्ट्स रेस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। बराबर, एक्सरसाइज के दौरान हार्ट क्या रेस्पॉन्स करता है ये देखने के लिए यूज़ करते हैं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इज अ कॉमन फाइंडिंग ड्यूरिंग अ ट्रेडमिल टेस्ट या exercise stress test and is an indication of myocardial ischemia which occurs when there is an imbalance between myocardial oxygen demand and supply। ठीक है, और क्या दिखाता है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जितनी है उतना सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडमिल टेस्ट या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ईसीजी ग्राफ में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है ना। A patient presented to the psychiatry OPD with his relative and complained of knee pain। एक पेशेंट आता है साइकेट्रिक ओपीडी में अपने रिलेटिव के साथ और कंप्लेन करता है कि मुझे नी पेन हो रहा है, स्टेटिंग दैट इट वॉज ड्यू टू अलायंस इंटरफियरिंग विद हिज थॉट्स एंड कंट्रोलिंग हिम। और ये इसलिए हो रहा है कि उसको इंटरफियर कर रहा है उसके थॉट को और कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, विच वुड बी द पॉसिबल डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया। बराबर, तो क्या हो रहा है पेशेंट को? सोमेटिक डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देखो, अगर उसको ग्रैंडियोसिटी होती तो वो ये बोलता कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ये धरती पे मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं सबका उद्धार कर सकूँ। उसको खाने पीने किसी के भी लिए टाइम नहीं होगा, ठीक है, वो सोएगा भी नहीं, ठीक है, ऐसा सब करेगा। उसको बोलते हैं ग्रैंडियोसिटी, खुद को महान बताएगा। यहाँ पे वो खुद को महान तो दिखा नहीं रहा है। परसिक्यूशन मतलब कि किसी और पे ससेप्टिबल बिहेवियर, सस्पिशियसनेस, ठीक है, शंकास्पद बिहेवियर होना कि ये मेरे से चीट कर रहा है, वो लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये सब होना। ऐसा भी नहीं है, पर उसको लग रहा है कि कोई मेरे को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मेरे थॉट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और इसीलिए मेरे को नी पेन होता है। ठीक है, तो वो क्या है? डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑब्वियसली साइकेट्रिक के जितने लेक्चर्स डाले हैं उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन को समझाया है।
और सेक्रेटरी के पेपर में सबसे ज़्यादा फोकस भी टर्म्स पे ही होता है। अगर आपको टर्म समझ आई तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अदरवाइज यू हैव अटेम्प्टिंग दी रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, वेयर शुड एन इंट्राओसियस इंजेक्शन बी एडमिनिस्टर्ड इन चाइल्ड। बच्चों में इंट्राओसियस इंजेक्शन कहाँ देते हैं? बोन मैरो में, स्पाइनल कोड में, वेन में या एंडोट्रेकियल में? मैंने आपको बताया था कि इंट्राओसियस क्या है, तो एक मेथड है फ्लूइड या इंजेक्शन को कहाँ देने का, बोन मैरो में देने की। किसकी? बोन मैरो में देने की। ठीक है, या फिर इसको टिबिया, ह्यूमरस और फीमर में भी दे सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा? करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। वाई इज इट नेसेसरी टू कीप पेशेंट्स NPO नील पर ओरल? कुछ भी नहीं देना है। एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड इंट्रावेनसली बिफोर सर्जरी, और उसको मुंह से तो कुछ नहीं देना है, पानी खाना कुछ भी, पर उसको IV फ्लूइड देना चालू करना है सर्जरी होने से पहले। ऐसा क्यों? फॉर सक्सेसफुल ऑफ सर्जरी, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, to prevent aspiration and maintain adequate fluid and electrolyte balance, for better absorption of medication। तो इसलिए क्योंकि उसको नोजिया वॉमिटिंग के कोई चांसेस ना रहे ड्यूरिंग द सर्जरी, वो नोजिया वॉमिटिंग होता है उसको एस्पिरेट ना कर जाए, इसके लिए उसको जो NPO रखा जाता है। और IV फ्लूइड इसलिए दिया जाता है कि हमने NPO रखा तो पेशेंट को उसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो जाए, है ना, इसके लिए। तो सही क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। NPO का फुल फॉर्म नील पर ओरल, या फिर नथिंग बाय माउथ भी NBMB बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चल गुड, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट रहेगा। What is the primary symptom of a patient with aphasia? अगर पेशेंट को अफेसिया है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? ट्रबल स्पीकिंग, अनेबल टू हियर क्लियरली, अनेबल टू रिकॉग्नाइज स्मेल, या लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। तो क्या आएगा? ट्रबल स्पीकिंग को बोलते हैं अफेसिया, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, है ना। अभी स्पाइरिनोलैक्टोन इज एन, वो क्या है? तो स्पाइरिनोलैक्टोन जो है वो लूप डायूरेटिक है, थायाजाइड डायूरेटिक है, या ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक में तो आपको पता हो तो फ्यूरोसेमेंट लेसिक्स आती है जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पे अपना एक्शन दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे हमको स्पाइरिनोलैक्टोन पूछा है कि जो एक पोटासियम स्पायरिंग डायूरेटिक है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन की एक्शन को ब्लॉक करती है। अ हार्मोन दैट प्रमोट्स सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एंड पोटासियम एक्सक्रीशन इन द किडनी, कि जो सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, अल्डोस्टेरॉन, है ना, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन और पोटासियम को किडनी से बाहर निकलवाने का काम करता है। बाय ब्लॉकिंग द अल्डोस्टेरॉन, स्पिरिनोलैक्टोन कोजेस इंक्रीजेस सोडियम, सोडियम बढ़ता है, वाटर एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज्ड पोटासियम एक्सक्रीशन। क्या आएगा? पोटासियम स्पायरिंग डायूरेटिक है कौन? स्पिरिनोलैक्टोन, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, गीतांजलि, भारत माता, या भारत भाग्य विधाता से लिया गया है। तो वो आनंद मठ से जो है वो आनंद मठ नॉवेल है एक, वहाँ से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है। और ये सॉन्ग जो है वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था नॉवेल आनंद मठ नॉवेल में 1882 में, बिकम इमेंसली पॉपुलर ड्यूरिंग दिस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एज अ सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो आनंद मठ नॉवेल से लिया गया है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। A 6-month-old infant has developmental delays, उसका डेवलपमेंटल डिले है। माइलस्टोन एज इट इज नहीं है। His weight falls below the 5th percentile when plotted on a growth chart, उसको ग्रोथ चार्ट पे रख के देखा तो उसका वेट 5th परसेंटाइल से कम है। A diagnosis of failure to thrive is made, बोला जाता है कि इसको फेलियर टू थ्राइव हुआ है, मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ इसका वेट नहीं बढ़ पा रहा है। What behaviors might indicate
द पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल डिप्रीविएशन, तो इसमें मैटरनल डिप्रीविएशन क्या देखने को मिल सकता है? रिस्पॉन्सिव टू टच, वॉन्ट्स टू बी हेल्ड, अनकन्फ्रंटेड बाय टच, रिफ्यूजेस बॉटल, मेंटेन्स आई टू आई कॉन्टैक्ट, फिनिकली ईटर, इजीली पैसिफाइड कर्डली, तो क्या होगा? अनकम्फर्टेड बाय टच, रिफ्यूजेस टू बॉटल। ठीक है, ये इसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट रहेगा। द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी। नर्स एक ऐसे पर्सन की केयर कर रही है जो ऑक्सीजन थेरेपी के अंतर्गत है। A visitor yells at the nurse saying there is a fire burning in the waste basket on the other side of the room. और यहाँ पे एक विजिटर आके चिल्लाता है जोर से, नर्स जल्दी यहाँ आइए, यहाँ पे साइड में, रूम की साइड में जो वेस्ट बकेट है वहाँ पे जो है वो आग लगी हुई है, कुछ जल रहा है। वॉट शुड द नर्स डू इनिशियली, तो नर्स सबसे पहले क्या करेंगी? गो फॉर हेल्प, आस्क द विजिटर टू गो फॉर हेल्प वाइल द नर्स काम्स डिक्लाइन, बोलेगी कि जाओ जल्दी से भागो और आप मदद करो क्योंकि मैं जाके पेशेंट को शांत करती हूँ। टर्न ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम द रूम, हम ऑक्सीजन को बंद करेंगे, क्लाइंट को रूम से निकालेंगे। गो टू द हॉल, गेट द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर एंड ट्राई टू पुट आउट द फायर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेस्क्यू द पेशेंट, है ना, रेस्क्यू द पेशेंट। सबसे पहले ऑक्सीजन को बंद करेंगे ताकि ज़्यादा जो है वो एयर हवा में जो है वो फायर ना लग जाए पूरा, बराबर है। ऑक्सीजन की वजह से पूरा ऑक्सीजन का बॉटल भी फटता है और सब जगह जो है आग लग जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करेंगे और फिर पेशेंट को रेस्क्यू करके पेशेंट को रूम से बाहर निकालेंगे, है ना। तो ये हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ना, टर्न ऑफ द ऑक्सीजन and remove the client from the room. Which component is not included in the physical quality of life index? PQLI में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1, IMR, बेसिक लिटरेसी रेट या पर कैपिटा इनकम। तो PQLI जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ इंडेक्स है, उसके अंदर जो है वो IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बेसिक लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, पर इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 नहीं आती है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सॉरी इसके अंदर देखो क्या है कि PQLI जो है इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, तो PQLI के अंदर हम जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 देखते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोला होता तो वो HDI हो जाता है ना। पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 तो हम PQLI में देखते हैं, IMR भी देखते हैं और लिटरेसी रेट भी देखते हैं। PQLI के अंदर कभी भी इकोनॉमिकली पर कैपिटा इनकम नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता? इकोनॉमिकली लेवल, मतलब कि पर कैपिटा इनकम जो है वो नहीं देखा जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज नॉट एज डिपेंडेंट, कि जो एज डिपेंडेंट नहीं है उसका और एज का कोई भी रिलेशन नहीं है। चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस या बॉडी मास इंडेक्स। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस को तो हम बोलते हैं कि ये तो 1 ईयर पे दोनों इक्वल होते हैं, तो ये तो एज डिपेंडेंट है। बट जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो कभी भी एज डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस MUAM चेक करने के लिए जो है साकी स्टेप का यूज़ करते हैं, कि जिसको डेविड मॉर्ले ने बनाया है। चलो, विच इज़ कंसिडर एज द बेस्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एन इन्फेंट। इन्फेंट में अगर हमको IM इंजेक्शन देना है तो कौन सी साइट बेस्ड है? डोर्सोग्लूटियल मसल, फीमोरल मसल्स, वास्टस लैटरालिस मसल या डेल्टोइड मसल्स। तो अगर हम बोलते कि एडल्ट में देना है तो IM इंजेक्शन देते हैं वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के थ्रू, पर अगर बच्चों में देना है IM तो हम देते हैं वास्टस लैटरालिस मसल्स के थ्रू,
located on the anterior lateral aspect of the thigh. It is a large, well-developed muscle in infants and young children, making it an ideal site for IM injection. ऐसा बोला जाता है कि जैसे ये साइट एकदम आइडियली बनी हुई है IM इंजेक्शन देने के लिए बच्चों में. The muscles has a thick mass of tissue and is less susceptible to injury or nerve damage during the injection. Additionally, the vastus lateralis has a good blood supply, allowing for efficient absorption of the medication. Good blood supply की वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से एब्सॉर्प्शन भी मेडिकेशन का करती है. तो बच्चों के अंदर इन्फेंट में IM इंजेक्शन वास्टस लैटरालिस मसल्स पे देते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट कि इन अ पेशेंट हु अंडरवेंट एब्डोमिनल सर्जरी 2 weeks अगो, एक पेशेंट में एब्डोमिनल की सर्जरी हुई है 2 week पहले एंड इज करंटली बीइंग ट्रीटेड इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड. इफ द एज ऑफ द एब्डोमिनल वार्ड सेपरेटेड बट इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल. जहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, स्यूचर्स लिए, वो ओपन तो हो गया है ना, सेपरेट तो हुआ है वुंड, बट इंटरनल ऑर्गन्स विजिबल नहीं हो रहे आउटसाइड पे, ठीक है, आउटर साइड पे वो विजिबल नहीं हो रहे. व्हाट फाइंडिंग कैन दी ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नॉट इन द पेशेंट्स प्रोग्रेस नोट्स. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेशेंट एविसरेशन हुआ है, डेसेंस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है या एन्यूक्लिएशन हुआ है. एन्यूक्लिएशन तो आई बॉल की अंदर जो है देखने को मिलता है. दोनों आई बॉल को निकाल देना, कि आई बॉल को निकालना उसको बोलते हैं एन्यूक्लिएशन. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? ये स्पेशली एब्डोमिनल सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर 7 to 10 days में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हैं, कि जिसमें डेहिसन्स और एविसरेशन दोनों देखने को मिलते हैं. डेहिसन उसको बोलते हैं कि वुंड सिर्फ सेपरेट होता है, इंटरनल ऑर्गन बाहर नहीं आता है. पर एविसरेशन का मतलब कि वुंड की एज भी सेपरेट हो जाती है और इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर आ जाते हैं. ठीक है, पर यहाँ पे तो सिर्फ वुंड की एज सेपरेट हुई है तो उसको हम बोलते हैं डेहिसेशन. क्या बोलते हैं? डेहिसेशन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. इसमें से कौन सी ड्रग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ नहीं होती है? मिजोप्रोस्टॉल, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, IUCD या डानाजोल. तो इमरजेंसी के अंदर जो हम बोले तो मिजोप्रोस्टॉल, ठीक है, वो यूज़ नहीं होती. मिजोप्रोस्टॉल जो है वो एक ऐसी मेडिकेशन है जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्लास से बिलोंग करती है and is primarily used for the prevention and treatment of the gastric ulcers. जिसका पहला काम है prevention and treatment of the gastric ulcer. It is also used for inducing labor and managing postpartum hemorrhage. जिसका खास काम लेबर को इंड्यूस करने में, postpartum hemorrhage PPH को मैनेज करने में है. However, it is not recommended or approved for use as a stand-alone emergency contraceptive. इसके लिए मिजोप्रोस्टॉल जो है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्लास की ड्रग है वो अकेली स्टैंड अलोन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है. लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल कि जिसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ होने वाली वाइडली यूज ड्रग है. IUD भी जो है वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में कई बार यूज़ होते हैं और प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करते हैं. और डानाजोल जो है वो टिपिकली जो है यूज्ड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है बट अदर पर्पसेस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में भी काम लगी जाता है. पर प्रॉपर हम बोले तो मिजोप्रोस्टॉल जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है. इमरजेंसी आपको पता चला कि अनसेफ इंटरकोर्स हुआ है और अभी इमरजेंसी हमको अवॉइड करना है कि रिस्क ना रहे बच्चा रहने का, तो मिजोप्रोस्टॉल उसमें यूज़ नहीं होता है. उसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल कि जिसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स IUCD वो यूज़ होता है. ठीक है, मिजोप्रोस्टॉल इसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. चलो नेक्स्ट, मिस्टर बबीता एंड हर हस्बैंड आर फेसिंग इनफर्टिलिटी डिस्पाइट हैविंग फ्रिक्वेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर एटलीस्ट 1 year. और बोला जाता है कि जो कपल, मैरिड कपल 1 year till 1 year तक विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कोइटस एक्ट करता है
फिर भी उनको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। तो इनको ऐसा हुआ, बराबर। ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन द डॉक्टर आस्क्ड अबाउट द हस्बैंड्स चाइल्डहुड हिस्ट्री। और एग्जामिनेशन करते करते डॉक्टर ने पूछा हस्बैंड की चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स कुड बी अ कोज ऑफ इनफर्टिलिटी इफ दिस कपल। तो यहाँ पे हस्बैंड में ऐसा तो क्या हुआ है बचपन में कि जिसकी वजह से कपल को इनफर्टिलिटी का सामना कर पड़ रहा है। मिजल्स, मम्स, रुबेला या टिटानस। तो आपको पता हो तो मम्स बराबर एक वायरल इन्फेक्शन है कि जो मम्स वायरस से होता है सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और मम्स अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है जैसे कि टेस्टिस इन मेल, बराबर। और इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस को बोलते हैं ऑर्काइटिस, ठीक है, जो एक मम्स का इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन है। और ऑर्काइटिस कैन रिजल्ट इन टेस्टिकुलर डैमेज, इम्प्योर्ड स्पर्म प्रोडक्शन एंड पोटेंशियली लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेल, ठीक है। और ये फीमेल के अंदर भी ओफोरेटिस ओवरी का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन भी कर देता है। पर यहाँ पे प्रॉपर मेल का पूछा है इसलिए क्या आंसर आएगा ऑर्काइटिस करके, टेस्टिस का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, ठीक है। एक ये डेफिनेशन भी हमारे लिए यूजफुल होगी। और होता क्या है तो मम्स का इन्फेक्शन, ठीक है, जो प्रॉपर सलेवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन भी बोला जाता है। इन द ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, पिरक्वट टेस्ट या पीपीडी प्रोटीन प्योरीफाइड डिराइवेटिव टेस्ट जिसको बोलते हैं कि जो आईडी किया जाता है उसकी बात है कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस की स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, द असेसमेंट ऑफ इरिथेमा और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स शुड बी डन विद इन विच टाइम फ्रेम। कितने टाइम के अंदर रिजल्ट आता है, 24 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, 12 आवर्स या 72 आवर्स से कम टाइम का। तो इसका रिजल्ट देखने को मिलता है 48 to 72 आवर्स में, ठीक है। और ये टेस्ट इनर सरफेस ऑफ द फोर आर्म आईडी देके किया जाता है। 48 to 72 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो वेरी गुड, बी इज करेक्ट। अभी आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इज वाइडली यूज्ड इन प्रेजेंटली सिनारियो ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो कोविड-19 हुआ था उसमें हम आइसोलेशन और क्वारंटाइन की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते थे। आइसोलेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन है, क्वारंटाइन प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो 3 आंसर आपके यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहे हैं। पैंडेमिक क्या है, आइसोलेशन कैसा प्रिवेंशन है और क्वारंटाइन कैसा प्रिवेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब बोथ टर्म्स। क्वारंटाइन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल्स who are travels from high infected area to low infected area. Isolation is for infected peoples who are travels from high infected area to low infected area. Isolation is for healthy peoples who are contacted to infected peoples. या quarantine is for healthy peoples who are contacted to infected peoples, ठीक है। क्वारंटाइन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन इसलिए भूला गया क्योंकि हम भूल से कोई ऐसे पेशेंट को मिला है जो कोविड-19 का आइसोलेटेड किया हुआ पेशेंट था। आइसोलेटेड तब किया जाता है जिसमें कोविड का टेस्ट पॉजिटिव, साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिले हो, ठीक है। और अगर हम उसको मिला है तो अगर हमारे अंदर सिम्टम्स आए या ना आए हमको जो है वो क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे से किसी और में भी वो सिम्टम्स ट्रांसमिट ना हो पाए, ठीक है। तो क्वारंटाइन फर्स्ट प्रिवेंशन माना जाता है और इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि वो हेल्दी पीपल के लिए यूज़ होता है कि जो आइसोलेशन में रखे हुए पेशेंट को इन्फेक्टेड पर्सनस को मिलाया हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डेवर्स रिट्रैक्टर है, मॉरिस रिट्रैक्टर है, हैरिंगटन रिट्रैक्टर है या डोयन रिट्रैक्टर है। तो दिखाया हुआ इंस्ट्रूमेंट हैरिंगटन रिट्रैक्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which instrument is used by the scrub nurse to prepare the surgical site before surgery? सर्जिकल साइट बिफोर द सर्जरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेडी रखना चाहिए। ओवम फोर्सेप्स रखना चाहिए, एलिस फोर्सेप, रैम्पे स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स या एलिस फोर्सेप। तो स्क्रब नर्स को सर्जिकल साइट बिफोर द सर्जरी में ओवम फोर्सेप्स जो है वो रेडी रखना है।
कौन सा फोर्सेप्स? ओवम फोर्सेप्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अभी देखो कि विच मूवी गॉट द बेस्ट मूवीज अवार्ड एट 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022? शेरशाह, मिमी, जिमी या उधम सिंह? तो आंसर आएगा शेरशाह, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। विच इज द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन? ड्रग एब्सॉर्प्शन का फास्टेस्ट रूट कौन सा है? तो सबलिंगुअल, ओरल, आईएम या आईवी? फास्टेस्ट रूट है आईवी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट बोला होता तो ओरल आता। ठीक है, तो ओरल आता। फर्स्ट फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन तो आईवी होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड इज मेजर्ड बाय विच सेंट्रल टेंडेंसी? मीन, मोड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन? तो इंक्यूबेशन जो है वो किसके थ्रू? मीडियन के थ्रू दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। What is the mechanism by which spraying kerosene on stagnant water kills Anopheles mosquito? Stagnant मतलब कि भरा हुआ पानी, उसमें हम कैरोसिन डालते हैं, कैरोसिन स्प्रे किस लिए? एनोफिलिस मॉस्किटोज को मारने के लिए। क्या काम करता है ऐसा? तो इसका क्या एक्शन है? प्रिवेंशन ऑफ स्पाइरिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, एंट्री इनटू एंड ब्लॉकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द मॉस्किटो, डिफ्यूजन इनटू बॉडी या बर्निंग ऑफ द बॉडी वॉल? तो कैरोसिन डालने से वो एक ऑयल जैसा हल्का सा लेयर बना देता है पानी के ऊपर, कि जिसकी मदद से अब ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, और एनोफिलिस मॉस्किटोज जो वहाँ रह रहे हैं स्टैग्नेंट वाटर में, उनको नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, उसकी वजह से ये मर जाएंगे, उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है वो ये करते हैं, एंट्री इनटू एंड ब्लॉकिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट? ये भी हमने पढ़ा हुआ है साइकेट्रिक के लेक्चर के अंदर। कौन सा जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स है? 3, एक नहीं है, कौन सा? एनहेडोनिया, एलोगिया, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या सोशल विड्रॉल? तो एनहेडोनिया भी है, एलोगिया, सोशल विड्रॉल भी है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग इज द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। All symptoms occur in premenstrual syndrome except PMS। menstruation की जब डेट होती है उसके 3-4 दिन पहले, ठीक है, ये देखने को मिलता है PMS, प्री menstrual syndrome। उसमें से 3 है और एक्सेप्ट एक नहीं है। कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस लगना, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लॉटिंग लगना। तो क्या नहीं देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन भी फील होता है, बैक पेन भी होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी लगता है, एब्डोमिनल पेन और ब्लॉटिंग भी होता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फटीक, ठीक है, इरिटेबिलिटी, फूड क्रेविंग्स होती है, बराबर, पर वेट लॉस इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु इज ऑन रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर होने की रिस्क सबसे ज़्यादा है, व्हाट वुड बी द साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी? और इसमें से ऐसा तो कौन सा स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो आईसीपी बढ़ जाना, उसके अंदर जो है ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इवन कॉमा, कन्फ्यूज़न, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी होती है, रेस्टलेसनेस भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबो है ना, सब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण 2.0 स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया। राष्ट्रीय पोषण 2.0 स्कीम इंडिया में कब स्टार्ट हुई? 2017, 2018, 2022 या 2021? तो ये स्टार्ट हुई थी इंडिया में 2021 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और राष्ट्रीय पोषण 2.0 इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड at addressing the issue of malnutrition and promoting nutrition among women and children
It is multi-ministerial convergency mission that focuses on improving the nutritional status of pregnant women, lactating mothers, and children under the age of 6. The scheme includes various interventions such as the provision of nutritious meals, behavior change communication, strengthening of the health systems, and capacity building of the frontline workers. Rashtriya Poshan 2.0 plays a crucial role in combating malnutrition and improving the overall health and well-being of women and children in India. ठीक है, चलो नेक्स्ट कि अ चाइल्ड कंप्लेनिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग व्हाट वुड बी द नर्व्स इमीडिएटली एक्शन. एक चाइल्ड है जो बहुत सारा नोजिया वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसके अंदर नर्व्स क्या देखेगी? टू प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देंगी, ORS देगी इसको, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, या टू प्रोवाइड IV फ्लूइड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इसको दे दी जाती है कोई भी लेटरल पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, लेफ्ट या राइट साइड, क्योंकि ये वॉमिटिंग को एस्पिरेट ना कर जाए, है ना. तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टू प्रोवाइड द लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द वॉमिटिंग. विच इज द सिमिलर टू द कमांड. कमांड के सिमिलर क्या है? सुपरवाइज, लीड, डायरेक्शन या मैनेज. तो कमांड का सिमिलर है डायरेक्शन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Which nutrients should be limited in the diet of a patient with acute renal failure? Acute renal failure वाले पेशेंट में कौन सा डाइट जो है वो हम लिमिटेड देते हैं, कम देते हैं? CHO, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन. तो क्रॉनिक रेनल या एक्यूट रेनल फेलियर वाले पेशेंट में हम प्रोटीन जो है वो लिमिटेड देते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. What is the compression to ventilate ratio of infant during neonatal resuscitation? Neonatal resuscitation में हमारा compression and ventilation ratio कितना रहता है? 3:1, 15:2, 1:3 या 1:5. अगर हम बात करें न्यूनेट, तो जो 7 to 28 डेज होता है, बराबर, और उसमें एवरी 3 चेस्ट compression, 1 ventilation ब्रीथ एडमिनिस्टर की जाती है. Neonatal resuscitation is performed to assist newborns who are not breathing or have inadequate breathing at birth. The coordinated sequence of chest compressions and ventilations helps maintain oxygenation and circulation until the newborn can breathe spontaneously or receive advanced medical care. Understanding the appropriate compression to ventilation ratio is essential for healthcare providers involved in neonatal resuscitation to ensure effective and timely intervention. ठीक है, तो ये कितना होता है? कंप्रेशन जो है वो 90, वेंटिलेशन 30, है ना, ऐसे देते हैं. इसीलिए आंसर आता है क्या? 3:1. ठीक है, 3:1 जो है इसका है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन को नियोनेटल रिससिटेशन का. मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. What is the dose of iron folic acid IFA prescribed for pregnant women in the Anemia मुक्त भारत कैंपेन? एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमन को जो IFA की टैबलेट दी जाती है उसमें क्या कंटेंट होता है? 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, या 60 मिलीग्राम, 500 माइक्रोग्राम. तो होता है 60 मिलीग्राम आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 60 मिलीग्राम, 500 माइक्रोग्राम. अभी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्यूब. ये जो ट्यूब दिखाई है वो कौन सी ट्यूब है? ठीक है, वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, वो इन्फेंट ट्यूब है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है, या लेवेंट ट्यूब है, या सक्शन कैथेटर है. तो दिखाई हुई ट्यूब जो है वो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है. नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सही, पर उसमें भी प्रॉपर ये इन्फेंट फीडिंग ट्यूब में यूज़ होती है. ठीक है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा? बी इज करेक्ट. कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन विच कंडीशन कॉपर्टी शुड नॉट बी प्रेफर्ड. कौन सी कंडीशन में कॉपर्टी नहीं डालते हैं? हाइपरटेंसिव, एनीमिया वाले पेशेंट में, अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसको,
या लैक्टेटिंग मदर में, तो जिस पेशेंट को अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग होता है उसमें बिल्कुल नहीं डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉपर्टी है उसको हम आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी बोलते हैं, फॉर्म ऑफ लैक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, स्मॉल टी शेप डिवाइस है, यूट्रस के थ्रू इसको यूट्रस तक इंसाइड करते हैं वजाइना के थ्रू, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है. However, if a woman is experiencing unexplained vaginal bleeding, it is important to investigate the cause before considering the use of copper T, क्योंकि इसका एक तो मेन साइड इफेक्ट्स भी है ये, और अगर आप ये है और देंगे तो बात बच गई. Unexplained vaginal bleeding can be indicative of an underlying gynecological condition that may require further evaluation and appropriate management. It is essential to ensure the safety and susceptibility of the contraceptive methods based on an individual's specific health status and needs. तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका है कि कभी भी अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग वाले पेशेंट में कॉपर टी नहीं लगाते हैं. व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट्स? एडल्ट्स के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है? तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है कितना होता है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम 8 डालेंगे, 15, 25 या 30 क्या डालेंगे? 15 है ना, 15 ब्रीथ पर मिनट. चलो बी इज ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, हमको जो पता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना सही नहीं होता है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड नॉट बी यूज्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर? ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं होती है? मिनी पिल्स, कॉम्बाइंड ओसीपी, डेम्पा या नन? तो स्पेशली प्रेग्नेंट जो लैक्टेटिंग मदर है बराबर, उसके अंदर मिनी पिल्स तो यूज़ होती है. डेम्पा भी हम दे सकते हैं, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन आता है आईएम का, बट कंबाइन ओसीपी देने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. तो कंबाइन ओसीपी यहाँ पे नहीं देगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा. ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है. क्योंकि कंबाइन ओसीपी कंटेन्स सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन हार्मोन which can potentially reduce the milk production and affect the composition of the breast milk. ठीक है, it is generally recommended to avoid combined OCP during the early postpartum period, especially if exclusive breastfeeding is practiced, क्योंकि ये खुद लैक्टेशनल एमेनोरिया का काम करता है ना. However, there are other hormonal contraceptive options that can be used safely during the breastfeeding, such as mini pill, progestin only pills जिसको POP भी बोला जाता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक द प्रोजेस्टिन ऑनली इम्प्लांट और इंजेक्टेबल्स जैसे कि डंपा. द चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी डिस्कस विद अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ठीक है, तो इसमें हम कभी भी ये वाली दवाई कंबाइन ओसीपी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करवाती है. ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. आप जुड़े रहिए ऐसे ही कमेंट सेशन में ज़रूर से जो है आप कमेंट डालना. ठीक है, थैंक यू सो मच.